उस धातु को पिघाल कर वो उसको सीली में डालकर बाहर भेजता है। वो हमारा मजदूर जो कड़कड़ाती 50 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर बाड़मेर में बिजली के खंभों पे चढ़कर ढाणी ढाणी गांव में रोशनी को पहुंचाता है और उन गगनचुंबी इमारतों में बैठे हुए अमीर लोगों को एसी और पंखे में बैठने की सहूलत देता है। वो पसीने का समंदर, पसीना बहाने वाला, वो पसीने का समंदर जो हमारे भाई जो रेतीले दौरों से लगाकर पथरीले पहाड़ों के बीच में वो पानी को गांव और सप्लाई करके लोगों की प्यास बुझाते हैं, अपना पसीने का समंदर बहाते हैं। वो भाई जो हमारी आंगनवाड़ी की बहनें एक घर में जाकर बच्चों को संभालती, उनको स्वास्थ्य और शिक्षा से प्रेरित करती है, चाहे डिग्री टेम्परेचर 47 हो 48 हो 42 हो, वो अपना पसीने का समंदर बहाती है इस देशवासियों के लिए, इस प्रदेशवासियों के लिए। हमारा वो भाई जो अपना रिक्शा चलाता है, हाथों से पैरों से ताकत देकर दो चार सवारियों को बिठाकर उसको गंतव्य स्थान पर पहुंचाता है और उसके पसीने का समंदर बहता है। वो पसीने का समंदर जो रेल के इंजन को चलाकर हजारों किलोमीटर लोगों को अपने स्थान पे पहुंचाता है, वो पसीने का समंदर बन जाता है। ये पसीने बहाने वाली कौम के नुमाइंदे आए हैं, ये प्रदेश और देश से आए हैं, जिनकी कोई जाति न बिरादरी, एक ही धर्म है, मजदूर धर्म, और हमारा ईमान है पसीना। और जब पसीना बहाते हैं तो पसीने की एक जैसी महक आती है, उसमें न जाति होती, न धर्म होता है, न वर्ग होता है, उस पसीने की एक ही खुशबू होती है और वो खुशबू बनाती है हिंदुस्तान को, वो खुशबू बनाती है हिंदुस्तान के प्रोडक्ट को, वो हिंदुस्तान के उत्पादन बनाकर विदेश के बाजार में पहुंचाते हैं और विदेश के लोग उसको खरीदते हैं। उस 36 कौम के पसीने से बनाई हुई चीज होती है। अब उस बिरादरी के लोग, आप देखिए कि वो ताजमहल बनाने वाले, वो लाल किला बनाने वाले और चंबल का जो रिवर फ्रंट बनाने वाले, वो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे मजदूर भाई। मैं उनके बीच में आज कोटा में आया हूं। उन्होंने जिस तरीके से चौराहे को सजाया, जिन्होंने रिवर फ्रंट बनाया, उन्होंने जो चंबल के किनारे 7 वंडर्स बनाया, उन पसीने बहाने वाले मेरे भाइयों को इस पसीने के समंदर की एक हिलोर देते हुए उनको आगाज करता हूं कि आपने कितनी मेहनत से, अपने पसीने से, अपने हुनर से, उंगलियों से, अपने औजार से ऐसी बेशकीमती तोहफा बनाकर कोटा की जनता को सौंपा है। मैं उनको भी आदाब करता हूं, आगाज करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि हम वो मेहनत कश कौम है कि जिन्होंने अपने पसीने को बहाकर इस मुल्क के लिए सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी इस पसीने वाले बहाने वाला मजदूर का बेटा आज भी भूखा है, आज भी वो स्कूल में नहीं जा पा रहा है, आज भी जो विद्यालय बनाया जाता है उस मजदूर द्वारा उसका बेटा उसके यहाँ पढ़ने नहीं जा सकता, जो कॉलेज बनाया उस कॉलेज में पढ़ने नहीं जा सकता, जो रेल की पटरी बिछाई उस इंजन पे बैठ के उस डिब्बे में नहीं बैठ पाता, जो एयरपोर्ट बनाए उस एयरपोर्ट में वो हमारा मजदूर का बच्चा उसमें सफर नहीं कर सकता। इसलिए हिंदुस्तान को कुछ और बदलने की जरूरत है, कुछ और बदलने की जरूरत है, कुछ नई दिशा देने की जरूरत है। तो आज का हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सपना है मजदूरों के लिए कि आखिरी पंक्ति में कौन बैठता है, वो मजदूर, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग और पीड़ित वर्ग। ये पीड़ित वर्ग, शोषित वर्ग और वंचित वर्ग के नुमाइंदे आप आए हो। आप इस 2 दिवसीय कार्यशाला में आपको संकल्प के साथ जाना है कि हमारी जहां तक नजर जाए वहां तक वंचित, शोषित और पीड़ित नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो उसके हक के लिए, हकूक के लिए, उसके अधिकार के लिए आवाज उठाकर आंदोलन का जरिया सत्य और अहिंसा बनाते हुए गांधी दर्शन की विचारधारा के मार्फत हमको उसको हक दिलाना है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का ध्येय है और मुख्यमंत्री जी ने इसी ध्येय को साकार करते हुए एक 14 साल की उम्र में
एक ऐतिहासिक स्थली हल्दी घाटी में एक साधारण किसान ब्राह्मण परिवार के घर में पैदा हुआ। 14 साल की उम्र में वो बच्चा उदयपुर में बाल मजदूरी करने के लिए आता है और वहां से पसीना बहाना शुरू करता है। 18 साल की उम्र में सीमेंट फैक्ट्री में एक साधारण झाड़ू लगाने वाला मजदूर भर्ती होता है और वहां से सफर शुरू होकर 45 साल में ये आपके सामने जगदीश राज श्रीमाली मंत्री बन के खड़ा होता है। ये पसीने बहाने वाली कौम का एक बच्चा यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपनी आंखों से परख कर उसको मजदूर से मंत्री बनाया। ऐसे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस बच्चे की आवाज को सुनकर मजदूरों के कर्मचारियों की जो मैंने मांगे उठाई वो सारी मांगे पूरी की और उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किए हैं मजदूरों और कर्मचारियों को इंटर को अनुग्रहित करने के लिए वो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। और सबसे पहले उन्होंने सिरकोसिस पीड़ितों के लिए भारत में पहला प्रदेश और पहली सरकार जिन्होंने उसके लिए कानून बनाया पुनर्वास के लिए, इलाज के लिए, मृत्यु पे मुआवजे के लिए। दूसरा, उन्होंने पूरे देश में अटल बिहारी सरकार की द्वारा ओपीएस जो पेंशन स्कीम को बंद करके एनपीएस पर लागू कर दी थी उसको भारत के पहले मुख्यमंत्री और सरकार ने पलटकर ओपीएस देकर दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार को सामने चुनौती दी है। तीसरा, उन्होंने जो हमारा राजस्थान रोडवेज को निजीकरण करने जा रहे थे वसुंधरा जी की सरकार ने 2014-16 से लगाकर 2022 तक उनका कोई ग्रेजुएटी का पैसा नहीं दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ रोडवेज साथियों के साथ मीटिंग करके पहली बार प्रदेश की सरकार ने 500 करोड़ कर्जा लेकर हमारा बकाया रोडवेज के कर्मचारियों को भुगतान किया। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो वर्क चार्ज कर्मचारी थे, चाहे जलदाय हो, पीडब्ल्यूडी में हो और चाहे पीएचडी में हो, उनको वर्क चार्ज कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया। और ऐसी में अनेकों योजना जो हमारी छोटी कर्मचारी आशा सहयोगिनी, मिड डे मील, स्कूल में पियोन और पंचायत सचिव, पंचायतों में काम करने वाले पियोन जिसको और थानों में खाना बनाने वाले लांगरी जो जिंदगी में 58-60 साल में रिटायर्ड होके चले जाते थे, खाली जेब उनके पास बुढ़ापे का कुछ सहारा नहीं होता था। मुख्यमंत्री जी ने उनकी सेवानिवृत्ति पे प्रत्येक को 3-3 लाख रुपया ग्रेच्युटी देने का वादा किया। मैं गिनाता जाऊंगा तो अनेकों योजना आएगी क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि तू लिख के लाता रहे, मैं देता जाऊंगा, तू लिखना थक जाएगा पर मैं देते हुए नहीं थकूंगा। और आपको याद होगा जब बिरला ऑडिटोरियम में बजट के प्री बजट पे मीटिंग बुलाई थी, पूरा राजस्थान इकट्ठा था और उसी दिन मेरा पद का शपथ ग्रहण था और मैं वहीं मौजूद था। बोलते हुए वक्ताओं का समय हो गया और मुझे मेरे मुहूर्त पे जाना था। मैंने एक स्लिप सीएम साहब के पास पहुंचाई कि मेरे 2:30 बजे पद ग्रहण का मुहूर्त है, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने वो स्लिप गोविंद सिंह जी डोटासरा को देते हुए कहा सब वक्ताओं को रोक दीजिए, जगदीश को पहले बोलिए, वो कर्मचारी और मजदूर का नेता है, उसके बजट के पहले सुझाव सुनने की आवश्यक है। और मुझे मंच में बुलाया और जब मैंने 5 मुद्दे उनके समक्ष रखे, वह मीडिया के साथी मौजूद थे, वो नोट कर रहे थे कि एमएलए क्या बोल रहा है, मंत्री क्या बोल रहा है और मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता क्या बोल रहा है। जब बजट की घोषणा होती, उस पत्रकार में से एक पत्रकार मुझे फोन करता है कि श्रीमाली जी हमको वर्जन चाहिए। मैंने कहा किसके ऊपर? कि आपने जो बिरला ऑडिटोरियम में सुझाव दिए थे उस पर हम जानना चाहते हैं। मैंने कहा भैया तुम नहीं छापोगे? कि नहीं हम छापेंगे। तो बोलिए। तो मैंने उससे कहा कि एक एमएलए ने 3 चीज मांगी, मुख्यमंत्री जी ने 2 दे दी, एक मंत्री ने 4 चीज मांगी, उसको 3 दे दी, एक जगदीश राज श्रीमाली ने इंटक के अध्यक्ष ने 5 चीजें मांगी और 5 ही दे दी। आपका क्या वर्जन है? तो मैंने एक लाइन में उत्तर दिया, मेरे मित्र ये पंक्ति छापे तो वर्जन लिखना और नहीं छापे तो मत लेना कि मैं छापूंगा। तो मैंने कहा एक लाइन में मेरा उत्तर है, ये अशोक नाम की आंधी है, ये गरीबों का गांधी है, ये मेरा वर्जन है, इसमें सारे उत्तर है। तो वो छपा। ये मेरी ताकत नहीं है,
ये आपकी ताकत है, जो राजस्थान के कोने कोने 33 जिलों से आए हुए साथियों की ताकत है। जब इंटर 5 में पायदान पे थी, 24,000 की सदस्यता हो गई थी, इंटर को नीचे आ गया था सबसे नीचे पायदान पर। सबसे पहले भारतीय मजदूर संघ, एटा, सीटू, एचएमएस और इंटर थी। तब आपके भाई को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डॉक्टर जी संजीव रेड्डी साहब ने ये मुझे जिम्मेदारी सौंपी कि इस इंटर को उठाना है। इंटर कैसे नहीं उठी दोस्तों, 18 मुगल में मुझ पे लगे। मजदूर आंदोलन में 9 बार मैं जेल में गया हूँ और 3 बार मेरे ऊपर प्राण घातक हमले हुए। मैंने जिंदगी और मौत का करीब से फासला देखा है, लेकिन आपकी दुआओं के चक्रों से और मेरी आराध्य देवी मां हिंगलाज की कृपा से मैं आपके बीच में सुरक्षित आज खड़ा हूँ। मैं आज आपके बीच में यही कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने मजदूर को भगवान मानकर, जो हमारा मेवाड़ की परंपरा है कि हमारा भगवान एकलिंगनाथ है और महाराणा उसका दीवान है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे एकलिंगनाथ भगवान आप हैं, मैं आपका दीवान बनकर सेवा करूंगा। उसी संकल्प के साथ इंटर को आज 24,000 से हमने 9 लाख की मेंबरशिप तक पहुंचाकर इंटर को पहले स्थान पे पहुंचा दिया। आज इंटर का स्थान राजस्थान में 1 नंबर पर इसलिए पहुंचा, राजस्थान में इसलिए पहुंचा कि राजस्थान के इंटर को चलाने के लिए महीने में मैं 25 दिन बाहर रहता हूँ। महीने में 25 दिन बाहर रहता हूँ, 16 घंटे काम करता हूँ और हर दुख दर्द मजदूर के बीच में खड़ा रहता हूँ। और इसलिए राजस्थान इंटर आज नंबर 1 पे है। और इस नंबर 1 पे जाने के बाद मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मुझ पर विशेष है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में सीएम साहब ने सिविलाइज पे एक प्लॉट दिया मुझे, उसी सिविलाइज के प्लॉट पे भी हमको पैसा दिया। हमने एक नई बिल्डिंग बनाई जिसमें नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल है, ऊपर ठहरने के डॉर्मेंट्री और कमरे हैं और ऐसी प्राइम लोकेशन जिसमें मुख्यमंत्री जी का आवास, मंत्रियों का आवास, मेरा श्रम भवन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन इतने नजदीक है। राजस्थान का कोई मजदूर जब आएगा उसको होटल में कमरा लेने की जरूरत नहीं, वो उसमें ठहरेगा। ये हमें मुख्यमंत्री जी ने दिया। मैं गिनाता जाऊंगा तो बहुत सारी, अभी एक तोहफा उन्होंने और दिया कि खान में काम करने वाले 40 लाख मजदूर राजस्थान के, उनके खान श्रमिकों का एक प्रत्यक्ष बोर्ड बनाकर बोर्ड की घोषणा कर दी, उसको इम्प्लीमेंटेशन हम करने जा रहे हैं। खान श्रमिक बोर्ड से कोई साथी भी आए होंगे इसमें, मैंने कल बुलाए थे, आप आए ना, ये साथी आए, इनको पूछिए ये लड़ाई लड़े थे हम जब उदयपुर में भूख हड़ताल में सिर्फ खजनीज भवन के बाहर बैठे, बारिश बरस रही थी, पुलिस ने इनको बैठने नहीं दिया। मेरे पास फोन आया, मैं सारे काम छोड़ के इनके बीच में गया और बीजेपी के राज में टेंट लगाकर हमने भूख हड़ताल की और उसका परिणाम ये खान श्रमिक बोर्ड बना है। दोस्तों, हर सफलता के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, हर सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष का नाम एक मजदूर आंदोलन है। तो इस मजदूर आंदोलन में एक मुख्यमंत्री जी ने जो गिग वर्कर से, जो ओला, ओबेरा और जो ऑनलाइन काम करने में सप्लाई करने वाले उन मजदूरों के लिए 250 करोड़ का बजट अशोक गहलोत ने उन लोगों के लिए भी पहली बार देश में देकर देश की सरकारों को एक नई दिशा दी है। मैं बोलता जाऊंगा मजदूर कर्मचारियों के लिए, सुबह से शाम हो जाएगी, मेरे को बोलते बोलते थक जाऊंगा, लेकिन गहलोत साहब की योजनाएं कम नहीं होगी। तो आइए, बाकी चिरंजीव, मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, ये सारी चीजें तो पंकज जी ने कल बताई थी। मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, ये 2 दिन के शिविर से जाकर आपके जीवन के अनुभव, आप जब जाके इस फील्ड में काम करें, आपके अनुभव 3 महीने के बाद मुझे लिखित रूप से अवश्य भेजें कि इस 2 दिन की कार्यशाला में हमने सीखा था और उसको जमीन पे हमने ये रूप दिया। तब तो इस सेमिनार में आने की आपकी सार्थकता होगी। बाकी ताली बजा के और हमारे भाषण सुन के चले जाएंगे और उसका आपने धरती पर धरातल पे काम नहीं किया तो इस सेमिनार का कोई मायने नहीं होगा दोस्तों। इसलिए मैं आपके बीच में इन 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा।
ये शेर ही बोल दूं, शायद शाम को समापन में मुझे बोलने का मौका मिले नहीं मिले। सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर फिर ऐसी ही मुलाकात होगी, ऐसी ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय बंधु, जय अशोक गहलोत। बहुत बहुत आभार।